हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस पढ़ा था। किस तरह से हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.6 आपके एनसीईआरटी बुक का कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी जो टेक्स्ट बुक और नोटबुक है उसको अपने सामने रखेंगे और चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस का सिस्टम दिया है। यहाँ पर दो इक्वेशन है सिस्टम में, x + 2y = 2 एंड 2x + 3y = 3। हम लोगों को इसका कंसिस्टेंसी को चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ax = b। मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोगों को इसको लिखना है। मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना आप लोगों को बताया जा चुका है। ये जो a है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, जो आपका सिस्टम है इक्वेशंस का। उसके लिए x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये 1 आ गया। y का कोफिशिएंट है 2, तो ये 2 आ गया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 आ गया। y का कोफिशिएंट 3 है तो 3 आ गया। ये आपके क्या हो गए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया x y। और जो इक्वल के दूसरे साइड में जो आपकी वैल्यूज हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उसके लिए आपका मैट्रिक्स b बन गया। हम लोगों को अगर कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होगा। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं हम लोग। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ए का डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे तो 2/2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 3 बन जा 3 -2 × 2 कितना हो गया 4। तो 3 - 4 ये आपका हो गया -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम आपका जो मैट्रिक्स बना वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अगर नॉन सिंगुलर है यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब नॉन जीरो है तो ये आपका जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसमें से फर्स्ट केस है। तो जो सिस्टम है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए जिसमें बताया गया है कि सिस्टम कब कंसिस्टेंट होगा, कब इनकंसिस्टेंट होगा, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, आप लोगों को कर लेना है। 2y दो इक्वेशंस हैं यहाँ पर और दो ही वेरिएबल हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें इसका जो हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। तो ये केस 2 वाला क्वेश्चन है। एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, x + 3y = 5 एंड 2x + 6y = 8। सबसे पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ax = b। a आपका हुआ 1, ये 1 3 2 6। x आपका हुआ xy और जो इक्वल के साइड में नंबर्स हैं वो आपका हो गया b मैट्रिक्स। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 1 × 6 6 -2 × 3 ये भी 6 6 - 6 = 0। So if determinant of a = 0 then A is a singular matrix. In this condition we have to follow case 2। केस 2 के लिए हम लोगों को एडजॉइंट ए निकालना होगा। तो ए अगर हमारे पास है तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, 2/2 का मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 2/2 के मैट्रिक्स के लिए आप लोगों को बताया गया है जो मेन डायगोनल है वो इंटरचेंज होगा और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसका साइन चेंज होगा। तो आपका हुआ 6 - 3 - 2 1। 6 - 3 - 2 1। एडजॉइंट ए को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर रो का मल्टीप्लाई किसमें होता है, कॉलम होता है। तो 6 × 5 प्लस -3 × 8। तो 6 × 5 कितना हो गया 30
और -3 इंटू 8 कितना हो गया 24। तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा 6 बचा। अब हम लोग सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम में, तो हो गया -10 प्लस 8, तो आपका कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, विच इज नॉन जीरो। ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो अगर ये नॉन जीरो है तो गिवन इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सिस्टम कैसा होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। ये आपका केस 2 है जो हम लोग कल डिस्कस किए थे, उसी पर बेस्ड है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है इसमें 3 इक्वेशंस हैं। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल्स टू 4। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे ax इक्वल्स टू b। ए आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, a इक्वल्स टू 1 1 1। यहाँ से आपके कोफिशिएंट लिखेंगे 1, x का 1, y का 1 और z का भी 1। फिर सेकंड इक्वेशन में 2 3 2 और थर्ड इक्वेशन से a 2a। x आपका वेरिएबल का मैट्रिक्स है और b जो है आपका इक्वल से दूसरी साइड में जो वैल्यूज दे रखी हैं, कांस्टेंट वैल्यूज जो दे रखी हैं उनका मैट्रिक्स है। तो हम लोग यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आप लोगों को पता है, इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो 3 2 जा 6 माइनस 2a। फिर हम लोग इस 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आएगा यहाँ पर, रो और कॉलम हाइट 2 2 जा 4a माइनस 2a। अगेन 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो रो और कॉलम हाइट 2a माइनस 3a। तो यहाँ से इस तरह से हम लोगों को 2a माइनस 3a ये मिला a, विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपके पास इक्वेशंस का सिस्टम है 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, 2y माइनस z माइनस इक्वल टू माइनस 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे x इक्वल टू b। तो सबसे पहले a बनाएंगे हम लोग। तो देखो जहाँ भी कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। जैसे पहला इक्वेशन है तो इसमें x का वेरिएबल x का कोफिशिएंट 3 है, y का -1 है, z का -2 है, तो हम लोगों ने लिख लिया। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है इसमें तो x है ही नहीं, x नहीं है तो उसको लिख लेंगे, लेट कर लेंगे 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस z इक्वल टू -1। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, y का हो गया 2 और z का हो गया -1। ठीक, अब हम लोग ऐसे थर्ड इक्वेशन देखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन में आपका z नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। ये वेरिएबल का मैट्रिक्स, तो ये आपका जो b है 2 -1 3 इसका मैट्रिक्स। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को कॉलम 1 में एक 0 दिख रहा है, तो हम लोग इसको कॉलम 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करने को प्रायोरिटी देंगे। तो रो और कॉलम को हाइड किया, 2 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू -1, ये -5 हो जाएगा। जब 0 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 3 के लिए एक्सपेंड करोगे तो रो और कॉलम हाइट -1 इंटू -1 1 हो गया, -2 इंटू -2 ये +4 हो जाएगा। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो -15 और +15 ये क्या हो गया 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इस कंडीशन में आपको एडजॉइंट ए फाइंड करना होगा। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आप लोगों को बताया जा चुका है, ये 3/3 का है। आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे, A11 A12
A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इनको आपको सभी को फाइंड कर लोगे। और उसके बाद अगर एडजॉइंट निकालना है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना होता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब आपको इनको रो के अकॉर्डिंग नहीं लिखना है, इनको किस में लिखना है, आपको कॉलम के अकॉर्डिंग लिखना है। A11 आपको ऐसे लिखना है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एडजॉइंट ए बन जाएगा, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हम लोगों को आ गया, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है। बी हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रो का मल्टीप्लिकेशन किस में करते हैं, कॉलम में करते हैं। तो -5, 10 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 - 1 3 से करना है। तो -5 × 2 -10 हो गया, 10 × -1 -10, 5 × 3 15। इसको सॉल्व करने से आपको मिला -5। अब आप सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम में। तो -3 × 2 -6, 6 × -1 -6, 3 × 3 9। ये भी आपका -3 आया, ये -5 आया। अब हम लोग थर्ड रो का मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम में। -6 × 2 -12, 12 × -1 -12, 6 × 3 18। तो कितना हो गया, -6, विच इज नॉन जीरो। ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। तो जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपको कंसिस्टेंसी ही चेक करनी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की, तो इसको आप लोग कर लोगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से आपको लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करना है। तो इसमें दो इक्वेशन है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। जो सिस्टम है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, x = b। ए आपका हो गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यहाँ से इसके कोफिशिएंट हैं 5, 2, 7, 3। ये हम लोगों ने यहाँ पर एल बना लिया इसको, 5, 2, 7, 3। एक्स आपका वेरिएबल का मैट्रिक्स, बी जो आपको इक्वल के दूसरे साइड में राइट हैंड साइड में जो नंबर्स दे रखे हैं या कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5 × 3 = 15 - 7 × 2 = 14, 1 which is not equals to 0. Thus A is a non-singular matrix. It means inverse exist. अगर A आपका नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब इनवर्स निकालना है हम लोगों को, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है 1/1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हम लोगों को फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है। अगर 2/2 का मैट्रिक्स है तो हम लोग जानते हैं बड़ी आसानी से इसका एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, बताया गया आपको 2/2 के लिए इंटरचेंज, तो ये हो गया 3, 5 और इस साइड में होगा आपका साइन चेंज, तो -2 एंड -7। देखिए तो आपका एडजॉइंट आ गया 3, -2, -7 और 5। ए इनवर्स आपका क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका क्या है, 1 है, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स आपका सीधा सीधा एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर ही हो रहा है। यहाँ से देखिए ए इनवर्स इक्वल्स टू 3, -2, -7, 5। अब हम लोगों को फाइंड करना है x का वैल्यू, तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। हम लोग कल पढ़ चुके थे, x इक्वल्स टू
ए इनवर्स बी। ये कैसे आया, इसको डिराइव भी किया था हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। अब हम लोग ए इनवर्स का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो रो का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉलम से। तो 3 4 जा 12 माइनस 2 इंटू 5 10। अब हम लोग सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम से। 7 4 जा 28 माइनस का साइन आएगा, 5 5 जा 25। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया, 2 3। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना मिला, 2, और वाई का वैल्यू कितना मिला, -3, विच इज आवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सेम वे पर आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मेथड। सेम वे पर सेम स्टेप आपको लेने हैं, इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, now we solve question number 11 because here we have 3 equations। तो यहाँ से हम लोगों को 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो the given system of equations can be written in the form ax equals to b। यहाँ से अगर हम लोग a लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a equals to ये जो उसके कोफिशिएंट्स हैं 2 1 1 1 -2 -1। अब देखो यहाँ पर x नहीं है तो x की जगह पे क्या होगा, 0 होगा। 0 3 -5, दिस इज a। चलिए देख लेते हैं। a आपका हो गया 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। x आपका वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, आपका x y z ही रहेगा। और b जो इक्वल में जो वैल्यू दे रखी है वो आपका b हो गया 1 3/2 9। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि इसका जो a है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए इसको हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लिए एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने C1 के लिए एक्सपेंड किया है, बिकॉज हमें यहाँ पर एक 0 दिख रहा है तो हमें लगा कि यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब 2 के लिए ओपन करोगे तो रो और कॉलम हाइट 5 2 जा 10 -3 इंटू -1 तो ये +3 हो जाएगा। फिर अगला नंबर 1 के लिए जब ओपन करेंगे तो रो और कॉलम हाइट 1 इंटू -5 -5 3 इंटू 1 -3। फिर 0 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो रो और कॉलम हाइट, तो 0 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिला 34 विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो एक कैसा मैट्रिक्स होगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम लोगों को इसका इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालना है तो सीधी सी बात है, हम लोगों को कोफैक्टर्स की जरूरत होगी। तो कोफैक्टर्स के लिए इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो ये आपका होगा A11, तो रो और कॉलम हाइड कर देंगे हम लोग। तो ये आपका हुआ -10 + 3 -10, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे -2 इंटू -5 + 10 और +3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। A12 को जब सॉल्व करेंगे तो ये A12 हुआ, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो रो और कॉलम हाइड कर देंगे। तो हो गया -5 -0, लेकिन इसका जो पोजीशन है A12 है, A12 का मतलब -1 का पावर 1 + 2, तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, ऑड है। तो यहाँ पर क्या आएगा,
फॉर्मूले का आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस, तो आपका एक फॉर्मूले का एक माइनस यहाँ से आ रहा है, तो क्या हो गया, प्लस हो गया है। फिर अगला A13, इसके लिए सॉल्व करेंगे, और ऐसे ही फिर A21 के लिए सॉल्व करेंगे। सभी के लिए सॉल्व करके हम लोग सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। अब कोफैक्टर्स निकालने के बाद हम लोगों को क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट के लिए जो आप कोफैक्टर्स निकाले हैं, रो को किस में लिख देंगे हम लोग, कॉलम में लिख देंगे। तो देखिए 13, 5 एंड 3, रो को किस में लिख दिया है, कॉलम में लिख दिया है। ऐसे हम लोग A21, A22 और A23, रो को किस में लिखेंगे, कॉलम में, 8, -10, -6। थर्ड रो को A31, A32, A33, तो 1, 3, -5। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, x निकालना है हम लोगों, तो x इक्वल टू क्या है, A इनवर्स B। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपका 34 है, उसको आप लोग एज इट इज लिखा रहने दीजिए डिनोमिनेटर में, उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो ए इनवर्स यानी रो का मल्टीप्लाई आपको किससे करना है, कॉलम से करना है। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे तो 13 इंटू 1 13 प्लस 8 इंटू 3/2 प्लस 9, 8, 2 4 जा 8, तो ये आपका हो गया 13 प्लस 12 प्लस 9, तो ये आपका ऐड करने से कितना हो रहा है, 34। सेम आप सेकंड रो को भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। फिर थर्ड रो को भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। अब हम लोग ये जो 34 है डिनोमिनेटर में, इससे अंदर डिवाइड करेंगे। तो 34 से 34 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1। 17 को डिवाइड किया तो 1/2, और -51 को डिवाइड किया तो -3/2। अब इसको कंपेयर कर देंगे इससे। जब कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना मिला, 1, y का वैल्यू हाफ, और z का वैल्यू -3/2, which is the answers. So you can check your answer by putting these values in given system of equation। अगर हम लोग x y z की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू जो हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं करती हैं, इसका मतलब ये करेक्ट वैल्यूज नहीं है, कहीं कुछ मिसमैच हुआ है। तो चलिए, अब सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। हम लोगों ने ax = b के फॉर्म में लिखा, ax b की वैल्यूज लिखी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड किया, कोफैक्टर्स निकाले, एडजॉइंट निकाला, इनवर्स, और x = a इनवर्स b। अब की सारी प्रॉब्लम्स ऐसी ही होंगी। देखिए 13 भी ऐसा ही है, सेम वे पर है, कैलकुलेशन चेंज है बस। आई होप यू कैन सॉल्व इट। ये 15 भी ऐसा ही है। सिक्सटीन आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है, चलिए देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60. Cost of 2 kg onion, 4 kg wheat and 6 kg rice is 90. The cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find the cost of each item per kg by matrix method. तो जो आपका कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ऑनियन, व्हीट एंड राइस, हम लोगों ने लेट कर लिया x y z। अब देखिए 4 kg ऑनियन यानी 4x, 3 kg व्हीट यानी 3y, और 2 kg राइस यानी 2z इक्वल टू कितना है, 60। अगला 2 kg ऑनियन मीन्स 2x, 4 kg व्हीट मीन्स 4y, 6 kg राइस यानी 6z इक्वल टू 90। थर्ड है आपका
6 kg onion means 6x, 2 kg wheat means 2y, and 3 kg rice means 3z equals to 70. तो ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनने के बाद सेम वे पर ए एक्स इक्वल्स टू पी लिखना है आपको। ए एक्स और बी का वैल्यूज डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। नॉन जीरो है तो हम लोगों को को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। को फैक्टर्स फाइंड करने के बाद एडजॉइंट ए निकलना है। एडजॉइंट ए की हेल्प से क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, और ए इनवर्स है तो x इक्वल्स टू क्या होता है, ए इनवर्स b। तो ए इनवर्स का वैल्यू b से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें x, y और z का वैल्यूज मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो चुका है। तो जो क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं वो क्वेश्चंस आप लोग अपने से सॉल्व करने के लिए कोशिश करोगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।